नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। मैं वही पगडंडी पकड़ करके झाड़ियां पार करते हुए मैं उस खंडहर में पहुंच जाता हूं जहां पर रात का वह नजारा देखा था, जहां पर मेरी प्रेमिका डांस कर रही थी और कुछ औरतें बैठी हुई ताली बजा रही थी। एक औरत ढोल बजा रही थी। मैं उस जगह पर जाता हूं, तब जो नजर देखता हूं ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं देखता हूं कि वहां पर खून ही खून फैला हुआ दिखाई दे रहा है, जो सूख चुका है। वहां पर एक मरा हुआ जानवर का लाश पड़ा हुआ है, जो शायद कोई बकरा था। शरीर तो साबुत था, हड्डी तो जरूर थी, लेकिन उसके अंदर में मांस नाम का कोई चीज नहीं था। वह सूखा हुआ सा लग रहा था। तो इसके साथ में क्या हुआ? क्या जो रात में पूजा हुआ था, इसमें भी इसका कोई रोल था? मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं कुछ बातें जरूर जानता था कि कुछ क्षेत्र में बकरे को ऐसे पूजा में शामिल किया जाता है। मुझे लगा कि वही सब चल रहा था यहाँ रात में। लेकिन इसका मांस कैसे गल गया? पूरा शरीर साबुत है, ना तो कहीं काटने पीटने का निशान दिख रहा है, और इतना सारा खून इसी का बहा हुआ था जो अब सूख चुका था। मुझे थोड़ा डर महसूस होता है वह सब देखने के बाद में कि क्या मेरी प्रेमिका और उन औरतों ने इस बकरे के साथ ऐसा बर्ताव किया है? नहीं, मेरी प्रेमिका तो छुई मुई की तरह है, ऐसा वह नहीं कर सकती। मैंने कुछ जब देखा था तो यहाँ तो नाच गाना हो रहा था, तो यह सूखा हुआ बकरा कहां से आ गया? जरूर उनके जाने के बाद कोई घटना बनी होगी। मेरी प्रेमिका या फिर औरतें ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं अपने मन को दिलासा देने लगता हूँ, अपने मन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, तेरी प्रेमिका बिल्कुल सही होगी, ऐसा गंदा काम वह कभी नहीं करेगी, यह किसी और का काम होगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी प्रेमिका बिल्कुल साफ सुथरी है। लेकिन वह सब देख करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो वहां बहुत सारी मक्खियां भी भिनभिना रही थी, और यही मुझे पसंद नहीं था। मैं उस जगह से बाहर निकल आता हूं, तब देखता हूं कि कुछ बकरियां चराता हुआ एक नौजवान लड़का दिखाई देता है। वह भी मुझे देखता है और मैं भी उसको देखता हूं। हाँ, वही मुझे टोकता है, अरे सुना बाबू, सुनना, आपसे मैं बात कर रहा हूं। तब मैं उसके पास में जाता हूं और कहता हूं, हाँ भाई बताओ, क्या पूछ रहे हो? क्या बाबू, आप इस जगह पर क्या कर रहे हो? यह जगह इंसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं उसकी तरफ आश्चर्य से देखता हूं और उसी की भाषा में मैं भी जवाब देता हूं कि भाई, तुम भी तो इंसान हो, तो तुम्हें डर नहीं लगता है? और मुझे शिक्षा दे रहे हो, तुम्हें इस जगह पर नहीं आना चाहिए। तब वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता था कि आप ऐसा ही जवाब दोगे, तो मैं आपका जवाब भी दे देता हूं कि मैं एक तांत्रिक परिवार से हूं। बकरियां चराना तो हमारा पेशा है और मुझे कोई भूत प्रेत तो छू भी नहीं सकती है। लेकिन आपकी बात अलग है, आप कोई तांत्रिक परिवार से थोड़ी हो। मेरे पास तो काफी समय था और मैंने सोचा चलो इसी बकरी चराने वाले से बात करता हूं। और तब मैं उससे पूछता हूं कि भाई, वास्तव में यह जगह इतनी खतरनाक है? तब वह कहता है, हाँ बाबू, वास्तव में जगह सही नहीं है। मेरी बात तो कुछ और है, मुझे तो बकरियां चराने यहाँ पर आना ही पड़ता है, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ में आता हूँ। मैं पूछने लगा कि क्यों, आपको यहाँ लगता है कि जगह सही नहीं है? क्या यहाँ पर चोर उचक्के हैं? तब वह लड़का कहता है कि नहीं बाबू, चोर उचक्का यहाँ कोई नहीं है। यहाँ शक्तिशाली आत्माओं का वास है। बहुत सारी आत्माएं यहाँ पर रहती हैं। उनका भोजन सिर्फ खून है, चाहे वह जानवर का हो या फिर इंसान का। वह कोई फर्क समझती नहीं है। जो भी उस वक्त जब वह भूखी हो और मिल जाए तो उसी का खून का इस्तेमाल करके अपना पेट भरती है, और मैं वही करता हूँ। बस दोपहर में खाना खाने के लिए होटल में गया था, फिर आकर के अपने बस में चादर तान करके सो गया था। जब मेरी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। थोड़ा भूख का एहसास हो रहा था, इसलिए मेरी नींद टूट गई थी। मैं घड़ी देखता हूं तो रात का 9 बज चुका था। मैं जल्दी से बस से उतर करके उस होटल में जाता हूं, अपना खाने का इंतजाम करता हूं। मैं वहां पता करता हूं कि क्या आज तो नहीं जाना है, लेकिन मुझे बताया जाता है कि नहीं, आज भी नहीं और कल भी नहीं। परसों यहां से टूरिस्ट अगले सफर के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी तो जो यहाँ का लोकल क्षेत्र है, जो देखने लायक जगह है, वहां पर वो लोग घूम रहे हैं टैक्सी में। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कल भी मुझे आराम ही मिलेगा। मेरी बस तो खड़ी ही रही, मुझे सही लग रहा था। इसके बाद मैं अपनी बस की तरफ निकल पड़ता हूँ। वहां पर अंधेरा हो चुका था, लेकिन आसमान में चांद कभी कभी बादलों से निकलता था ना, तो उजाला हो जाता था। वैसे तो मेरे साथ में एक कंडक्टर भी होता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे अकेले ही आना पड़ा था। आज उसकी कमी मुझे महसूस हो रही थी, क्योंकि साफ सफाई का काम बस का वही करता था, अब मुझे करना पड़ रहा था। और अंदर से साफ सफाई करने के बाद मैंने सोचा कि कल अब बाहर से बस को साफ कर दूंगा। रात ज्यादा हो चुकी थी, तो मैं अब सोना ही मुनासिब समझा। जहां पर मेरी बस खड़ी थी ना, वहां से उस होटल की दूरी लगभग 800 मीटर की आसपास थी। पैदल ही आना जाना पड़ता था, लेकिन मैं जवान था, 30 साल का उम्र कोई ज्यादा नहीं था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंदर से साफ सफाई करने के बाद में अपना सोने का इंतजाम कर लेता हूँ, और तब तक रात का 11 बज चुका था। मेरे पास में एक रेडियो थी और कभी कभी मैं रेडियो बजा करके गाना सुन लिया करता था। मैं जब रेडियो ऑन किया तो गाना तो शुरू हो चुका था, लेकिन कुछ ही देर के बाद वह गाना बंद हो गया। खड़खड़ 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 की आवाज होने लगी। मैं बार बार स्टेशन बदल रहा था रेडियो का, लेकिन ऐसी खड़खड़ की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि रेडियो में सिग्नल नहीं मिल रहा है सही ढंग से, इसलिए यह खड़खड़ की आवाज सुनाई दे रही है। मैं सोचा कि चलो कल देखी जाएगी, और मैं रेडियो को बंद कर देता हूँ। मैं लेट चुका था, लेकिन आंखें अभी लगी नहीं थी, नींद नहीं आई थी। तभी बाहर कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लेडीज अपने पैरों में घुंघरू बांधे हुए, या फिर यूं कहें कि वह पाजेब पहने हुए, जिसमें घुंघरू का इस्तेमाल किया गया था। उसी की आवाज छम छम करके मेरे कानों में पड़ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे बस के बगल से कोई औरत गुजर रही हो और उसी ने यह पाजेब धारण कर रखा है। लेकिन आधी रात हो रही थी, सुनसान पूरा एरिया दिखाई पड़ रहा था।
हाँ, कभी कभी जो बादल थे चांद को आजाद कर देते थे, तब चांद का प्रकाश आसपास में रोशनी करने लगता था। मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर इतनी रात को कौन है औरत जो इस तरफ जा रही है। इस तरफ तो कोई गांव न बस्ती, सिर्फ जंगली जंगली कीकर का, बबूल का, कुछ और झाड़ियां, जंगल मुझे दिखाई दे रहे थे। तो आखिर ये औरत जा कहां रही है? मैं खिड़की से देखता हूं। उस टाइम चांद की रोशनी साफ नजर आ रही थी। मैं देखता हूं कि मेरे बगल से ही बस जहां खड़ी थी एक औरत मुझे जाती हुई दिखी, लेकिन मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया क्योंकि मैं जब तक खिड़की पर आया था तब तक मेरे सामने से गुजर गई थी। हाँ, उसका पहनावा मैं देखा था, लेकिन लोकल कपड़ा नहीं था जो पहन रखा था। ऐसा लग रहा था कि कोई फैंसी कपड़ा हो या कोई स्टाइल वाला हो, लेकिन कोई पुराना स्टाइल ही था। खैर, वह आगे निकल चुकी थी और वह भी अकेली थी। जैसे चल रही थी, कदम उसके बढ़ रहे थे। मैं पीछे से चांद की रोशनी में देख रहा था। मुझे तो लगा कि जरूर ये नौजवान है, लेकिन नौजवान औरत इस जगह पर क्यों है और कहां जा रही है? मैं अपने मन को झटकता हूं। अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है? ना जाने कौन ये औरत है, हमें इससे क्या लेना देना? और तभी मेरे मन में फिर जिज्ञासा जाग जाती है। अरे भाई, पता तो करना चाहिए ना, आखिर यह कौन है और कहां जा रही है जंगल के साइड में? न जाने मेरे मन में ऐसा क्यों विचार आया कि चलो, अभी तो नींद नहीं आ रही है, थोड़ा इसका पीछा करते हैं दूर से ही और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर अकेली औरत जा कहां रही है। मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं सारा दिन बस में सोता रहा। नींद तब आती है जब इंसान समय पर सोया हो, लेकिन मैं तो पूरा दिन चद्दर तान कर सोता रहा, तो नींद कैसे आएगी? मेरी नींद तो पूरी हो चुकी थी। मैं सोचने लगा कि चलो, नींद तो नहीं आ रही है, चलो इसका थोड़ा पीछा करते हैं, और क्या पता थोड़ी थकावट हो जाए तो फिर नींद भी आ जाएगी। और यही सोच के मैं अपने बस से उतर जाता हूँ। देखता हूं तो औरत अभी दिखाई दे रही थी। हाँ, थोड़ी दूर चली गई थी। अतः मैं उसका पीछा करने लगता हूँ। तेजी से, लगभग दौड़ता हुआ उस तरफ भागता हूँ जिधर औरत जाती हुई दिखाई दे रही थी। अगर अंधेरी रात होती ना तो मैं बिल्कुल उसका पीछा नहीं करता, लेकिन आसमान में चांद भरपूर रोशनी दे रहा था और बादल भी अब नहीं थे। इसीलिए मैं सोचा कि चलो, नींद तो नहीं आ रही है, पता ही कर लेते हैं। लेकिन औरत को एहसास नहीं होने दूंगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जैसे मैं अपनी पत्नी का पीछा किया था और बहुत कुछ जाना था कि मेरी पीठ के पीछे क्या क्या गुल खिलाती है, तो मैं पीछा करने में बिल्कुल जासूस की तरह काम कर रहा था और मैं पीछे पीछे और औरत आगे आगे। लेकिन अब वहां पर जंगल के अलावा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जिस पगडंडी पर जा रही थी उस पर सीधा चलती जा रही थी और मैं काफी दूर तक अपने बस से आ चुका था। मैं एक जगह पर रुक जाता हूं क्योंकि उस औरत का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर जाएगी कहां तक। आगे तो और घना जंगल है, तो क्या किसी से मिलने जा रही है या फिर उसका अपना घर है? यही खड़ा होकर सोचने लगता हूं। कुछ देर सोचने के बाद मैं फिर उसका पीछा करने लगता हूं कि चलो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आगे कोई घर है। तभी तो यह औरत आगे बढ़ती जा रही थी। कोई बस्ती जरूर होगी इन जंगल के बीच में। अब मैं उस औरत का काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी उस औरत का चेहरा मैंने देखा नहीं था। हाँ, पीछे से देख करके वह जवान तो जरूर लग रही थी। और तभी देखता हूं कि झाड़ियों के पीछे में एक पुराना घर जैसा दिखाई दे रहा है। टूटा फूटा सा लग रहा था। और मैं जब वहां पहुंचता हूं, वह कोई घर नहीं, कोई पुराना खंडहर मुझे लग रहा था। ना तो कोई दीवार सही ढंग से खड़ा दिखाई दे रहा था, ना ऐसा लग रहा था यहां पर कोई घर हो। खंडहर जरूर लग रहा था। और वह औरत न जाने कहां गायब हो चुकी थी, लेकिन आई थी इसी खंडहर की तरफ में और अभी तक मुझे नजर नहीं आई थी। मुझे लगा कि चलो, अब लौटते हैं। थोड़ा मैं पैदल भी चल चुका हूं और थोड़ा थकान भी हो चुकी है। अब अपना बस की तरफ लौटते हैं और आराम करते। मुझे क्या करना उसे औरत से? मैं तो अभी तक उसका चेहरा मोहरा भी देख नहीं पाया, बस पीछे से उसका शरीर देख पाया था। और मैं लौटने लगता हूं। जैसे ही उस खंडहर से मैं बाहर निकलता हूं, तब मुझे ढोल बजाने की आवाज सुनाई देने लगती है। जैसे इसी खंडहर के आसपास में कहीं ढोल बज रहा हो, और कुछ हंसी ठिठोली की आवाज भी सुनाई देती है। जैसे वहां पर कई सारे औरतें हों, लड़कियां हों, जो हंसी मजाक आपस में कर रही हों। और ढोल का आवाज अब जोर जोर से बजने लगा था। मैं सोचने लगा, क्या मैं देखूं कि ढोल का आवाज कहां पर आ रहा है? रात ज्यादा हो चुकी थी, आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था। मेरा तो मन करता कि नहीं, हमें क्या करना है भाई, हम अपना बस में चलते हैं, चलकर आराम करते हैं। थक चुका था पैदल चल करके। लेकिन मन में फिर वही जिज्ञासा जाग जाती है। मन कहता है कि जब इतनी दूर आ चुका है तो एक बार देख लेते हैं कि आखिर नजारा क्या है यहाँ पर। क्या पार्टी फंक्शन चल रहा है क्या, और भी आधी रात को? और मैं ढोल की आवाज का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाता हूं। तब देखता हूं कि इस खंडहर में एक जगह पर कुछ औरतें बैठी हुई थीं जमीन पर। एक औरत ढोल बजा रही थी और एक औरत नाच रही थी और बाकी ताली पीट रही थी, हंसी हंस रही थी, खिलखिला रही थी। जिस औरत को मैं आते हुए देखा था, जिस ढंग का कपड़ा पहन रखा था, वही औरत नाचती हुई नजर आती है। और चांद की रोशनी में जब मैं उसका चेहरा देखता हूं ना, तो मैं दंग रह जाता हूं। वह कोई औरत नहीं, वह तो एक जवान लड़की थी। इतनी खूबसूरत थी कि बस में उसको देखता ही चला जा रहा हूं। मैं अपना सुध बुध जैसे खो देता हूं। ऐसा लगता है कि बस उसी को देखते रहूं। और वह नाच भी रही थी गजब तरीके से। ढोल भी जो औरत बजा रही थी, अचानक उसका ढोल तेज तेज बजने लगता है। जो औरतें बैठी हुई ताली बजा रही थी, उनका ताली बजाने का अंदाज भी बदल जाता है। वह जो लड़की थी, वह भी अपना तेज तेज नाचना शुरू कर देती है। यह सब देख करके मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जंगल में यह सब चल क्या रहा है। यहाँ तो कोई घर नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, तो यहाँ पर ये औरतें किस बात की खुशी मना रही थी? क्या हो रहा था यहाँ पर? अचानक ढोल की आवाज रुक जाती है। वह नाच गाना जो भी हो रहा था, वह भी शांत हो जाता है।
वह लड़की भी शायद नाचते नाचते थक चुकी थी, वह भी जमीन पर बैठ जाती है। तब मुझे लगता है चलो भाई यहां से, यहाँ लेडीज की महफिल है, इसमें मेरा क्या काम। लेकिन सच कहो ना, वह लड़की मेरे मन को भा गई थी। मुझे लगा कि अगर मेरी दूसरी शादी करनी है तो इसी लड़की के साथ में करनी चाहिए, लेकिन यह मौका नहीं था। मुझे पता लगाना था कि आखिर वह लड़की जो नाच रही थी कौन से गांव के रहने वाली है। आसपास में कोई ना कोई गांव जरूर होगा, कोई बस्ती होगी, लेकिन अभी इतने लेडीज के बीच में मुझे जाना नहीं चाहिए। मैं अपना मन मार करके और लौटने लगता हूँ, और तब तक वह औरतें आपस में बैठे बैठे हंसी मजाक कर रही थी। शायद अगले डांस की तैयारी चल रही थी और थोड़ी देर का आराम कर रही थी। मैं लौट पड़ता हूँ। जिस रास्ते से आया था वही पगडंडी पकड़ करके मैं चलने लगता हूँ, लेकिन लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं काफी दूर चल चुका था, लेकिन मेरा बस अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैं थोड़ा चिंतित हो उठा कि मैं रास्ता तो सही पकड़ा था, तो वह रास्ता कहाँ मैंने छोड़ दिया, कैसे मैं रास्ता भटक गया। मैं पीछे लौटने का मन बना लेता हूँ, लेकिन पीछे भी चलता हूँ ना तो मैं खंडहर तक पहुंच पाता हूँ और ना अपने बस तक। आखिर मैं हूं कहां पर। मुझे लगने लगा कि मैं वास्तव में रास्ता भटक गया। यह सब झाड़ियां, कीकर की झाड़ियां की वजह से सब एक जैसा ही लग रहा था, वह भी रात के टाइम में। और तब मैं सोचने लगा कि इस टाइम में क्या करूं। मैं इधर उधर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और तभी वैसी ही आवाज आने लगती है जैसे वही लड़की लौट करके इसी रास्ते पर आ रही हो। उसकी पैरों में बंधे हुए पाजेब की आवाज मुझे सुनाई देने लगती है। मुझे लगता है कि चलो कोई तो आ रहा है इस रास्ते पर, शायद वही लड़की होगी। वह तो मेरे बस के रास्ते से आई थी, जहां पर मेरी बस खड़ी थी, तो शायद उसी रास्ते से लौटेगी। मैं उसके सामने तो नहीं आऊंगा, लेकिन मैं उसका पीछा करूंगा, तब मुझे उचित रास्ता मिल जाएगा। मैं अपने बस तक जरूर पहुंच जाऊंगा। मैं इंतजार करने लगता हूं। पायल की आवाज, पाजेब की आवाज जो मुझे सुनाई दे रही थी, अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। मैं छुपने की कोशिश करता हूं, तब तक वह लड़की मेरे सामने आ जाती है। मैं अपने आप को छुपा भी नहीं पाता हूं। चांद की रोशनी में वह मुझे देख लेती है। एक पल के लिए थोड़ा उसके कदम रुक जाते हैं। पायल की आवाज बंद हो जाती है, जैसे मुझे देख करके वह डर चुकी हो। मैं उसके सामने और वह मेरे सामने खड़ी थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। एक चीज मैंने नोटिस किया था, अब उसके कपड़ों से एक खुशबू सी आ रही थी, शायद कोई परफ्यूम लगा रखी थी। आखिरकार मैं ही उससे पूछता हूँ, देखिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं रास्ता ढूंढ रहा था, तभी आप मेरे सामने में आ गई। तब वह मीठी आवाज में बोलती है, आप इस जगह पर कैसे आ गए? यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं है दिन के टाइम में भी, लेकिन यह तो आधी रात से ऊपर का टाइम है, यहाँ पर कैसे? आप क्या करने आए थे, किसको ढूंढ रहे थे? मैं उसकी बात का मतलब समझ चुका था। वह डरी हुई थी और चिंता में थी कि कहीं मैं कोई गलत लड़का तो नहीं है। तब मैं उसको बताता हूं कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस ड्राइवर हूं और मेरा बस आगे खड़ी है। मैं तो बस इस जगह पर बस घूमने चला आया था। नींद नहीं आ रही थी, चांद निकला हुआ था, रोशनी अच्छी दिख रही थी, तो ऐसे ही टहलते टहलते मैं यहां तक आ गया था। लेकिन मैं अपने बस तक लौट नहीं पा रहा हूं, शायद मैं रास्ता भटक गया हूं। और तभी आप मेरे सामने आ गई, तो आप मुझे क्या रास्ता बता देंगी? वह लड़की अभी भी डरी हुई दिखाई दे रही थी, मुझे बार बार घूर करके देख रही थी, जैसे परख रही हो कि जब मैं जो बोल रहा हूं वैसा हूं या नहीं हूं। शायद उसको विश्वास नहीं हो रहा था, तभी तो मुझे तोल रही थी, मुझे घूर रही थी, ताकि वह आश्वस्त हो जाए। मैं फिर अपनी बात को दोहराने लगता हूं कि देखिए आप बिल्कुल मत डरिए, बस मुझे रास्ता बता दीजिए कि मैं अपने बस तक कैसे पहुंच सकता हूं, आप निश्चिंत रहिए। और तब उसको शायद लगा कि मैं एक सही लड़का हूं और उसके साथ मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। तब वह कहती कि आप यहां पर क्यों आए? घूमने का जगह तो आगे भी था, इस कीकर के जंगल में क्यों घूमने के लिए आ गए थे? यहाँ पर जंगली जानवर भी पाए जाते हैं और कई प्रकार की आत्माएं भी यहाँ पर भटकती रहती हैं। यहाँ तो दिन में भी कोई नहीं आता, डरते हैं लोग यहाँ आने पर। मैं कहने लगा, आपको डर नहीं लगता? आप भी तो इस जगह पर आई हैं, तो क्या आप इंसान नहीं हो? आपको डर बिल्कुल नहीं लगता ऐसी जगह पर आने पर? आप मुझे तो बता रहे हैं, लेकिन यह चीज तो आप पर भी लागू होता है ना? तब शायद लड़की को एहसास होता है कि हाँ, बात तो लड़का सही कह रहा है। तब वह झेंप जाती है और कहती कि मेरी बात कुछ अलग है, यहाँ पर मेरा परिवार रहता है, मैं उनसे मिलने के लिए आई थी और मिलने के बाद मैं अपने घर लौट रही हूँ। अब शायद उस लड़की का डर निकल चुका था, तभी वह खुल करके बात कर रही थी और कहने लगी कि चलिए मैं आपको आपके बस तक छोड़ दूंगी। मुझे सही समय लगा कि चलो इसका नाम पता और जो भी जानकारी है ले लिया जाए, लेकिन अभी इसी बीच अपनी दिल की बात नहीं कहूंगा, क्या पता यह नाराज हो जाए। तब मैं उसे उसके बारे में और जानकारी लेने लगता हूँ। एक बार तो लड़की नाराज हो जाती है, कहती है क्या मुझसे कोई रिश्ता बनाना है क्या कि मेरे बारे में इतनी जानकारी आप मांग रहे हैं? सच कहूं ना कि मेरे मुंह से निकल चुका था कि जी हाँ, जब से मैंने आपको देखा है मैं अपने आप ही में नहीं हूं। मैं आप जैसी एक लड़की की तलाश कर रहा था जिसको अपने जीवन संगिनी बना सकूं। यह बात मैं बोलना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से कैसे निकल गया, मुझे खुद आश्चर्यचकित था। जब वह बात सुनती है ना, लड़की अपना मुंह को ढक लेती है, शर्मा जाती है, कहती है ऐसी बात आपको कहते हुए शर्म नहीं आती एक जवान लड़की के सामने में? मेरा भी डर अब निकल चुका था। मैं कहने लगा कि जवान लड़की के सामने यह बात एक जवान लड़का ही बोल सकता है ना, बूढ़ा तो नहीं बोल सकता ना। जवाब दीजिए, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको देखकर कोई भी मोहित हो जाए, और ऐसा ही हाल मेरे साथ भी हुआ है, तो क्या कहती हो आप? तब वह लड़की बनावटी गुस्सा करने लगती है, कहती है कि मुझे जो भी प्यार करने की कोशिश करता है, मेरे घर वाले उसका बुरा हाल कर देते हैं। मेरे घर वाले बहुत ही गुस्से वाले हैं, आप उनकी गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
अगर वह जान जाएंगे कि आपने मुझे बीच रास्ते में छेड़ा है तो समझ लीजिए कि आपका बुरा दिन शुरू आज से हो चुका है। लेकिन उसका गुस्सा मुझे बनावटी दिख रहा था, गुस्सा कम प्यार ज्यादा दिख रहा था। मैं कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं उनका गुस्सा भी सहन कर लूंगा। अगर वह मुझे मारेंगे पीटेंगे तब भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं आपको पाना चाहूंगा, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। और तब फिर वह बनावटी गुस्सा करती है, कहती है, मैं आपको जानती, हम अभी 2 मिनट पहले मिले और आप शादी तक पहुंच चुके हैं। अरे इसके लिए समय लगता है, पहले 2 दिल धीरे धीरे मिलते हैं और फिर बात आगे आगे बढ़ती है, लेकिन ये डायरेक्ट आप शादी की बात तक पहुंच गए। लड़की खिलखिला करके हंस पड़ती है। तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी मेरी आवाज उसके दिल तक पहुंच गई है, बात बन चुकी है। मैं भी देखने में अच्छा था, अच्छे कपड़े पहना था, शरीर से हष्ट पुष्ट था। कोई भी लड़की मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा सकती थी और ऐसा बहुत लड़की मेरे साथ में करती थी, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ था। मैंने जिसके साथ प्यार किया, जिस लड़की के साथ शादी किया, वह मेरी पीठ के पीछे अन्य लड़कों से मिलती थी, उनके साथ रंगरेलियां मनाती थी, मुझे धोखा देती थी। और तब मेरा मन टूट चुका था। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। तब उसके साथ मेरा रहना मुश्किल हो गया और आखिरकार तलाक हो चुका था हम दोनों का। वह भी आजाद थी और मैं भी आजाद था, लेकिन मैं अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। लेकिन इस लड़की के देखने के बाद मेरा हाल कुछ अलग था। मेरा दिल कह रहा था कि हाँ, यही लड़की है जो तेरा जीवन संगिनी बन सकती है। मैं उससे सब कुछ पूछने लगा कि अपने घर का पता बताओ, किस मोहल्ले में रहती हो और तुम उस खंडहर में क्यों गई थी और बाकी औरतें कौन थी, तुम अच्छा डांस करती हो। तब वह मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। तब वह कहने लगी कि हम पूर्णमासी की रात को एक पूजा करने आते हैं। वह जो औरतें थी ना, हमारी सब रिश्तेदार थीं। यह पूजा हर पूर्णमासी की रात को होती है। हम ऐसे ही नाच गाना करके पूजा करते हैं आधी रात के बाद में। फिर जब वह पूजा संपन्न हो जाती है तब हम अपने अपने घर लौट जाते हैं। तब मैं कहने लगा, क्या तुम्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता? तब वह कहती है, लगता है, लेकिन पूर्णमासी की रात को नहीं, क्योंकि इस जगह पर हम नाच गाना करते हैं ना, वहां पर हमारी कोई ना कोई रक्षा करता है। वह हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन रक्षा जरूर देता है, ऐसा मानना है। मैंने बोला कि तुम्हारे परिवार के लोग आने की इजाजत देते हैं रात को? तब वह कहती है कि नहीं, अगर वह जान जाएंगे कि मैं उस जगह पर जा रही हूं तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हम तो छुप करके आते हैं और हम जो पूजा करते हैं ना, उसमें मर्द कोई शामिल नहीं हो सकता है। ये औरतों की विशेष पूजा है। लेकिन वह सब बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं उसका अता पता सब कुछ पूछना चाहता था और तब कहने लगी कि इतनी जल्दी क्या है, फिर हम मिलेंगे ना, तब मैं बताऊंगी। मैं बोला कि कब, कहां मिलेंगे? मैं तो दूसरे शहर का रहने वाला हूं, कल तक हूं मैं इसी जगह पर, इसके बाद मैं ना जाने कहां जाऊंगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तब वह कहने लगी कि चलो तुम्हारा बस देखो, वह सामने नजर आ रहा है, और अपने बस में जाकर के सो जाओ। कोई दरवाजा भी खटखटाए ना तो दरवाजा मत खोलना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। यह जगह इतना अच्छा नहीं है जहां पर तुम्हारा बस खड़ी है। लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं थी। मैं तो इससे भी बेकार बेकार जगह पर रात काट चुका हूं, बस अपना खड़ा कर चुका हूं। मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था तो डरता भी नहीं था। मैं उस लड़की से कहता हूं कि अपना नाम तो बता दो कम से कम। तब वह अपना नाम बताती, कहती है कि बस आप चले जाओ अपने बस के अंदर में। मैं पूछता हूं कि हाँ, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन हम मिलेंगे कब? तब वह सोचने लगती है, कहती है रात को जब आधी रात हो जाएगा, जब मेरा परिवार सो जाएगा, तब मैं तुम्हारे पास में आऊंगी। तुम भी मुझे अच्छे लगने लगे हो, लेकिन अभी तो मुझे अपने घर जाना है। कल मैं रात को आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना और बाकी बातें कल हम करेंगे। मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूं कि देखो, थोड़ी देर और हमारे साथ चल करके बस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। तब वह खिलखिला के हंसने लगती है, कहती है तुम कर भी नहीं पाओगे। तुम चाह कर भी अगर ऐसा करना चाहो तब भी नहीं कर पाओगे, जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूं। तो मैं बोला, फिर डरती क्यों हो? चलो कुछ देर हम बस में बैठते हैं और कुछ और बात करते हैं। तब वह तैयार हो चुकी थी। हम बस के अंदर जाकर के एक सीट पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल साथ में सटे हुए। उसकी शरीर से फूटती हुई सुगंध या कोई परफ्यूम लगा रखी थी, जो मुझे मदहोश करने के लिए काफी था। कब इतनी नजदीकियां बढ़ चुकी थी मुझे तो मालूम ही नहीं चला। जब पता चला तो वह खेल हो चुका था और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जैसे यह क्या हो गया। हम जोश जोश में बहक गए थे और जब होश में आए तो कहानी बन चुकी थी। लेकिन मैं देख रहा था, उस लड़की के चेहरे को पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई भय या शर्मिंदगी, बिल्कुल उसके चेहरे पर कोई भी ऐसा भाव नहीं था जिससे लग सके कि वह शर्मिंदा हो। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने जो किया सही नहीं था। जो जोश में हो गया था, हम दोनों जैसे जोश में अपना होश खो बैठे थे। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह लड़की, उसे परवाह नहीं थी। तब वह कहती है कि मैं अब जा रही हूं, नहीं तो देर हो जाएगी, घर वाले जाग जाएंगे और फिर मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं कहता हूं कि कल फिर आओगी ना? मैं कल रात तक हूं यहां पर, इसके बाद मैं कहां जाऊंगा कुछ भी नहीं मालूम। तब वह हंस के कहती है, रात तो आने दो ना। और मैं कहता हूं, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब वह कहती है कि जरूर, मैं जरूर आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना, लेकिन मैं आधी रात के बाद ही आऊंगी, क्योंकि मेरा परिवार जागता रहता है। जब तक वह सो नहीं जाएंगे तब तक मैं आ नहीं पाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना, यह जगह कुछ सही नहीं है। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हें कोई नुकसान हो। और तब मैं कहने लगा, तुम मेरी परवाह मत करो, मैं तो इससे भी बुरी बुरी जगह पर रात गुजार चुका हूं। मैं ड्राइवर हूं तो मुझे डर नहीं लगता है। तब मेरी आंखों में झांकते हुए कहती है, मुझे भी नहीं डर लगता है।
मैं हंस करके जवाब देता हूं कि तुमसे तो जरूर डर लगता है, तुम्हारी आंखों से डर लगता है। जी तो करता है कि इन आंखों में मैं हमेशा के लिए खो जाऊं। तब वह लड़की खिलखिला करके हंस देती है, कहती है ठीक है, मैं अब जा रही हूं, कल हम फिर मिलेंगे आधी रात के बाद। मैं उसको छोड़ना चाहता हूं, उसको घर के पास जाना चाहता था, लेकिन लड़की मना कर देती कि नहीं, अगर मेरे साथ में तुम्हें कोई देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह मैं काम आसानी से कर लूंगी, मुझे पता है किन रास्तों से मुझे जाना है। तुम अपने बस में आराम करो और हम फिर रात को मिलेंगे। और उसके बाद लड़की निकल जाती है। मैं उसको जाता हुआ देखता हूं। उसकी पाजेब जो घुंघरू बज रहा था, धीरे धीरे अब वह भी सुनाई देना बंद हो जाता है। लेकिन मैं बहुत खुश था। जिस तरह की मैं लड़की ढूंढ रहा था वह लड़की मुझे मिल चुकी थी। मैं ऐसी लड़की का तमन्ना कर रहा था, वह लड़की को मैं पा चुका था। मैं बेहद खुश था। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आती है। इतनी खुशी थी, आज जब आंख खुलती है ना तो दिन चढ़ गया था। मैं उठता हूं और उसके बाद होटल की तरफ भागता हूं। आज का कार्यक्रम पूछता हूं। तब बताते हैं कि आपको आज भी कहीं नहीं जाना है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। टूरिस्ट वाले कब कहां का प्रोग्राम बना देंगे, कहां का कैंसिल कर देंगे, उनके मूड के ऊपर में निर्भर करता है। लेकिन जब मुझे बताया जाता है तब मैं बहुत खुश हो जाता हूं। फ्रेश होता हूं, नहाता हूं, इसके बाद भोजन करता हूं और फिर मैं अपने बस के पास लौट आता हूं। जिस सीट पर वह लड़की के साथ बैठा था उसी सीट पर मैं आकर के बैठ जाता हूं। उसका अनुभव करना चाहता हूं। और वाकई भीनी भीनी खुशबू उस सीट के कपड़ों से आ रही थी जिस पर लड़की बैठी हुई थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन अब सारा दिन इंतजार ही करना था, क्योंकि लड़की अब रात को आने वाली थी। अब इसके बाद पूरी बात बताने वाली थी कि कहां की रहने वाली है, क्या वह मेरा रिश्ता कबूल करने वाली है, क्या वह मेरे साथ में शादी करने वाली है, तो कैसे करने वाली है, परिवार की मर्जी से या फिर अपने आप। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे और जवाब कोई भी नहीं था। आज मौसम भी सही था, आसमान में बादल थे तो धूप भी महसूस नहीं हो रही थी, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, ऊपर से हवा भी तेज चल रही थी। मैं बस में बैठे बैठे बोर हो चुका था। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, आराम करूं, नींद पूरी करूं। लेकिन मैं नींद तो अच्छी तरह से पूरी कर चुका था, अब तो नींद आने वाली नहीं थी, बोरियत महसूस हो रही थी। तो मैं सोचा चलो उस खंडहर की तरफ चलता हूं और दिन की रोशनी में देखता हूं कि आखिर कल रात को जो पूजा हुई थी जिस जगह पर, वहीं पर जाकर के जानने की कोशिश करता हूं। थोड़ा चहलकदमी भी हो जाएगी और थोड़ा खोजबीन भी हो जाएगी। मैं वही पगडंडी पकड़ करके झाड़ियां पार करते हुए मैं उस खंडहर में पहुंच जाता हूं जहां पर रात का वह नजारा देखा था, जहां पर मेरी प्रेमिका डांस कर रही थी और कुछ औरतें बैठी हुई ताली बजा रही थी। एक औरत ढोल बजा रही थी। मैं उस जगह पर जाता हूं, तब जो नजर देखता हूं ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं देखता हूं कि वहां पर खून ही खून फैला हुआ दिखाई दे रहा है जो सूख चुका है। वहां पर एक मरा हुआ जानवर का लाश पड़ा हुआ है जो शायद कोई बकरा था। शरीर तो साबुत था, हड्डी तो जरूर थी, लेकिन उसके अंदर में मांस नाम का कोई चीज नहीं था, वह सूखा हुआ सा लग रहा था। तो इसके साथ में क्या हुआ? क्या जो रात में पूजा हुआ था इसमें भी इसका कोई रोल था? मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं कुछ बातें जरूर जानता था कि कुछ क्षेत्र में बकरे को ऐसे पूजा में शामिल किया जाता है। मुझे लगा कि वही सब चल रहा था यहाँ रात में। लेकिन इसका मांस कैसे गल गया? पूरा शरीर साबुत है, ना तो कहीं काटने पीटने का निशान दिख रहा है, और इतना सारा खून इसी का बहा हुआ था जो अब सूख चुका था। मुझे थोड़ा डर महसूस होता है वह सब देखने के बाद में कि क्या मेरी प्रेमिका और उन औरतों ने इस बकरे के साथ ऐसा बर्ताव किया है? नहीं नहीं, मेरी प्रेमिका तो छुई मुई की तरह है, ऐसा वह नहीं कर सकती। मैंने कुछ जब देखा था तो यहाँ तो नाच गाना हो रहा था, तो यह सूखा हुआ बकरा कहां से आ गया? जरूर उनके जाने के बाद कोई घटना बनी होगी। मेरी प्रेमिका या फिर औरतें ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं अपने आप अपने मन को दिलासा देने लगता हूँ, अपने मन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, तेरी प्रेमिका बिल्कुल सही होगी, ऐसा गंदा काम वह कभी नहीं करेगी, यह किसी और का काम होगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी प्रेमिका बिल्कुल साफ सुथरी है। लेकिन वह सब देख करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो वहां बहुत सारी मक्खियां भी भिन भिना रही थी और यही मुझे पसंद नहीं था। मैं उस जगह से बाहर निकल आता हूं, तब देखता हूं कि कुछ बकरियां चराता हुआ एक नौजवान लड़का दिखाई देता है। वह भी मुझे देखता है और मैं भी उसको देखता हूं। हाँ, वही मुझे टोकता है, अरे सुना बाबू, सुनना, आपसे मैं बात कर रहा हूं। तब मैं उसके पास में जाता हूं और कहता हूं, हाँ भाई बताओ क्या पूछ रहे हो? क्या बाबू, आप इस जगह पर क्या कर रहे हो? यह जगह इंसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं उसकी तरफ आश्चर्य से देखता हूं और उसी की भाषा में मैं भी जवाब देता हूं कि भाई तुम भी तो इंसान हो, तो तुम्हें डर नहीं लगता है? और मुझे शिक्षा दे रहे हो, तुम्हें इस जगह पर नहीं आना चाहिए। तब वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता था कि आप ऐसा ही जवाब दोगे, तो मैं आपका जवाब भी दे देता हूं कि मैं एक तांत्रिक परिवार से हूं। बकरियां चराना तो हमारा पेशा है और मुझे कोई भूत प्रेत तो छू भी नहीं सकती है। लेकिन आपकी बात अलग है, आप कोई तांत्रिक परिवार से थोड़ी हो। मेरे पास तो काफी समय था और मैंने सोचा चलो इसी बकरी चराने वाले से बात करता हूं। और तब मैं उससे पूछता हूं कि भाई वास्तव में यह जगह इतनी खतरनाक है? तब वह कहता है, हाँ बाबू, वास्तव में जगह सही नहीं है, मेरी बात तो कुछ और है। मुझे तो बकरियां चराने यहाँ पर आना ही पड़ता है, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ में आता हूँ। मैं पूछने लगा कि क्यों, आपको यहाँ लगता है कि जगह सही नहीं है? क्या यहाँ पर चोर उचक्के हैं? तब वह लड़का कहता है कि नहीं बाबू, चोर उचक्का यहाँ कोई नहीं है। यहाँ शक्तिशाली आत्माओं का वास है। बहुत सारी आत्माएं यहाँ पर रहती हैं। उनका भोजन सिर्फ खून है, चाहे वह जानवर का हो या फिर इंसान का। वह कोई फर्क समझती नहीं है। जो भी उस वक्त जब वह भूखी हो और मिल जाए
तो उसी का खून का इस्तेमाल करके अपना पेट भरती है। मुझे उसकी बात में मजा आने लगा। मुझे लगा कि लड़का तो बड़ा मजेदार है, चलो इसी से बात करके समय गुजारते हैं और कुछ नई बात जानने की कोशिश करते हैं। तब मैं उस जगह के बारे में जिक्र करता हूँ जहां पर मैंने उस वक्त सुखी बकरे को देखा था। तब वह बोलता है कि बाबू, कहां पर आपने देखा? मेरा एक बकरा कम हो चुका है कल से, मैं उसको ढूंढ रहा हूं लेकिन वह मिल ही नहीं पा रहा है। कहां पर आपने देखा है? तब मैं कहता हूं कि अब चलो मेरे पीछे, मैं वह जगह दिखाता हूं। लेकिन अब भी मैंने पिछली बात उसको कुछ भी नहीं बताई थी कि मैं रात में आया था यहाँ पर, मैं नाच गाना का प्रोग्राम देखा। ये बात को मैं अभी उसको बताया नहीं था। मैं उसे जगह पर लेकर जाता हूँ और जैसे ही सूखे हुए बकरे का हाल देखता है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है उसको रोते हुए देख करके। मुझे लगा कि अपने जानवरों से कितना प्यार करता है, एक बच्चे के समान। मैं उसकी सांत्वना देता हूँ, अफसोस जाहिर करता हूँ कि भाई अब शांत भी हो जाओ। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता है उसको रोता हुआ देख करके। मेरा भी दिल बैठने लगता है। वह उस सूखे बकरे को उठाता है, उसमें तो बस अब खाली खाल बचा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी नम थीं, आंसू निकलता जा रहा था। उस बकरे को उलट पलट के देखता है, आखिर उसी स्थान पर उसको रख देता है और कहता है, चलो बाबू यहां से। मैंने आपको बताया था ना, ये जगह सही नहीं है। मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है। मैं उसकी आंखों में अभी भी आंसू देख रहा था। उसकी आंखें अब लाल भी नजर आ रही थी, शायद रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह मुझसे कहता है कि चलो बाबू, यहां कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जो खंडहर है ना, बहुत साल पुराना है और इस खंडहर में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। मैं इस खंडहर में कल हर तरफ ढूंढ लिया था लेकिन मेरा बकरा कहीं पर भी नजर नहीं आया। अब देखो, आज उसकी लाश पड़ी हुई है, वह भी सूखी हुई, जैसे इसका शरीर का खून को निचोड़ दिया गया हो, मांस तक सूख गया है। जरूर यह खंडहर वाली आत्माओं का काम है। मैं उससे पूछता हूं कि कौन सी आत्माएं, क्या वास्तव में यहां पर आत्माएं रहती हैं? तब वह कहता है, बाबू बहुत सारी आत्माएं, एक से एक बढ़कर के खूंखार, बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। लेकिन जब वह भूखी रहती हैं तब वह खून पीती है। चाहे वह कोई जानवर हो या फिर कोई इंसान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ खून से मतलब है, उनका सिर्फ पेट भरने से मतलब है। अब मेरा बकरा उन्हीं का शिकार बन चुका था। उसकी आंखों में मैं गुस्सा देख रहा था। बातें करते करते हम लोग उस जगह से बाहर निकल आए थे। मैं उस जगह के बारे में और जानना चाहता था। फिर मैं धीरे धीरे पिछली रात की बात बताने लगा, लेकिन कुछ बात छुपा करके, क्योंकि मैं उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उस लड़की के साथ में हम बिस्तर हुआ था। लेकिन बाकी बातें बता देता। वह जैसे ही मेरी बात सुनता है मेरी तरफ घूर घूर के देखने लगता है। कहता है, मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? तुम इस जगह से जिंदा जा ही नहीं सकते थे। अगर वह सचमुच वही आत्माएं थीं, वही प्रेतनियां थीं, रक्त पिशाचिनियां थीं, तो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। सच कहो ना, उसकी बात सुनकर के मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई थी। ऐसा लगने लगा था कि पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा है। तब मैं उसको बताता हूं कि नहीं भाई, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने देखा, सब कुछ सही था। मैं उसको देख रहा था, वह मुझे अभी भी घूर रहा था, जैसे वह मुझे समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं जो बात उसको बताया था वह सच भी है या नहीं। तब वह कहता है, अपना जरा शर्ट को बाहर करो, निकालो, शर्ट को खोल दो। मैं उसकी तरफ चौंक कर देखता हूं। क्या मतलब? शर्ट खोलने का क्या मतलब है? वह कहने लगा कि मैं देखना चाहता हूं। अगर तुम उस जगह पर आए थे, मैं जानना चाहता हूं। अगर तुम उस लड़की से मिले थे, उससे तुमने बातचीत किया था, वह तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली तो नहीं थी। मैं देखना चाहता हूं, शरीर पर तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा निशान जरूर मौजूद होगा। वाकई में जब वह बोला ना, तो मैं थोड़ा और डर जाता हूं और अपना शर्ट खोल देता हूं। तब वह मेरा बदन देखने लगता है और कहता है, शुक्र है कि तुम अभी तक बचे हुए हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम उस लड़की की और उन लोगों के बीच में पहुंच चुके थे। मैंने बोला, मैं उन महिलाओं के बीच में नहीं गया था। मैं तो जब लौट रहा था तो मैं रास्ता भटक गया था। तब उस लड़की ने मुझे रास्ता बताया था। वह लड़की मुझे बस तक लेकर गई थी और वहां पर हम बहुत देर तक बातचीत करते रहे थे। लेकिन वह लड़की प्रेतनी कैसे हो सकती है? वह तो एक नॉर्मल लड़की लग रही थी, वह भी जवान लड़की। मैं तो उसके साथ टाइम पास कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या मतलब? वह लड़का कहता है, क्या तुम उसके साथ में समय गुजारे हो? देखो, मुझे कुछ छुपाना मत। अगर छुपाओगे तो समझ लो तुम जिंदगी से हाथ धो लोगे। मेरे शरीर में ऐसा एहसास होने लगा, डर से मैं कांपने लगा था उसकी बात सुनकर के। लेकिन मैं अपने आप को उसको महसूस होने नहीं दिया। देखने में नौजवान लड़का था, यह तंत्र मंत्र कैसे जान सकता है? मैं तो जो भी सुना हूं कि बूढ़ा तांत्रिक, बूढ़ा तंत्र मंत्र करने वाला नौजवान लड़का था। तब वह कहता है, बाबू सच सच बता दो तो मैं तुम्हारा जान भी बचा सकता हूं। अगर तुम नहीं बताओगे तो अपना नुकसान कर बैठोगे, मेरा क्या जाएगा? आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। मैं उसकी पीछे चल देता हूं। वह अपनी बकरियों के पास, जो चर रही थी, घास खा रही थी, उनके पास लेकर के आता है और कहता है, बाबू मेरी बकरियों को आप देखो ध्यान से। मैं देखने लगता हूं, सामान्य सी बकरी लगती है, उसमें कोई ऐसा चीज मुझे खास नहीं नजर आता है। तब वह इशारा करता है, बाबू हर बकरी के गले में देखो, एक काला पट्टा बंधा हुआ है। तब मैं देखता हूं। मैं कहने लगा कि आखिर यह काला पट्टा क्यों? तब वह कहता है, यह साधारण काला पट्टा नहीं है, इसमें तंत्र मंत्र है। आज जो मेरा बकरा मारा है ना, उस पर भी बंधा हुआ था। शायद वह कहीं पर टूट करके गिर चुका था, इसी वजह से उन प्रेत आत्माओं ने उसे पकड़ लिया था और उसका खून पी लिया। अगर वह पट्टा उसके गर्दन में बंधा रहता तो प्रेत आत्माएं उसको छू नहीं सकती थीं। जब वह बकरी वाला कहानी बता रहा था ना, तो मैं तो बहुत भयभीत हो चुका था।
क्या वह खूबसूरत लड़की कोई भूतनी थी, कोई प्रेत आत्मा थी? नहीं नहीं, मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर वह भूतनी होती, प्रेत आत्मा होती, तो क्या मुझे वह जिंदा छोड़ देती? जब वह मेरे साथ बस में पूरी रात बिताई है, मैं तो उसको अपना दुल्हन बनाना चाहता था। नहीं नहीं, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। अगर वह प्रेत आत्मा होती या फिर कोई चुड़ैल होती, पिशाचिनी होती, तो इतना समय भला क्यों देती? छठ मंगनी पट ब्याह हो जाता है, यानी मेरा काम तमाम कर देती, मेरा खून पी लेती। समय थोड़ी देता कोई भूतनी, समय थोड़ी देती है। मेरा मन बहुत ही बेचैन था, घबरा रहा था, लेकिन उस खूबसूरत लड़की को मैं प्रेतनी मानने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कहां से वो लगती है प्रेतनी, जिसके साथ मैंने पूरी रात बिताई, उसने मेरे साथ प्रेम किया, मैं उसके साथ अच्छी अच्छी बातें किया, तो कोई प्रेतनी कैसे हो सकती है? मेरे मन में बहुत सारे जो सवाल थे, लेकिन जवाब मेरे पास में नहीं था। वह लड़का बोल रहा था, मुझे सब कुछ बता रहा था। उसके जो बकरे के साथ में हुआ था, वह कोई साधारण घटना नहीं था। मैं सब बकरियों के ऊपर उसके गले में एक काले रंग का कपड़ा बंधा हुआ देख रहा था, जिसको वह पट्टा बोल रहा था। वह कह रहा था कि अगर मेरा वह बकरा वह पट्टा को कहीं गिरा नहीं देता, तो शायद उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वह जिंदा रहता है, मेरे सामने रहता। लेकिन अफसोस, मैं उसकी आंखों में अभी भी आंसू देख रहा था, छलक रहे थे रह रह करके। शायद उस बकरे से बहुत ही प्यार करता था वह नौजवान, वह बकरी चराने वाला। उसकी बात सुनकर के मैं बहुत हैरान था, परेशान था, यह कैसे संभव है? लेकिन मैं रात को उस जगह पर ढोल बजाते हुए उस खूबसूरत लड़की को डांस करती हुई, और बाकी जो महिलाएं बैठी हुई थीं, सब ताली बजा रही थीं, सब खुश हो रही थीं। हाँ, मैंने इस लड़की से पूछा भी था, तब वह कहने लगी कि हाँ, हमारे यहाँ पर एक पूजा किया जाता है पूर्णमासी की रात को, और वह पूजा यही था। मैं उसकी बात सुनकर के डर तो गया था, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह लड़की प्रेत आत्मा हो सकती है। तब वह लड़का कहने लगा कि बाबू, मुझे तो लगता है कि आप मुझे कुछ छुपा रहे हो, पूरी बात नहीं बता रहे, कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। सच तो बता दो बाबू, जो आपने देखा है। हो सकता है कि आपकी मैं कुछ मदद कर सकूं, नहीं तो आपकी मर्जी, आप जानो और आपका काम जाने। मैं सोच रहा था कि इस लड़के को रात वाली प्रेम वाली बात बताई जाए या नहीं। मेरा मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन जो मैं देख रहा था, जो कहानी वहां पर मुझे दिखाई दे रही थी, डर तो लग रहा था। मुझे लगने लगा कि ना, इसको मैं सच बता देता हूं और देखते हैं ये लड़का क्या कहता है। और आखिरकार जो सच होता है, जो रात को हम बस में एक साथ थे, वह पूरी बात उस लड़के को बता देता हूं। और यह भी बता देता हूं कि वह लड़की आज रात को भी मेरे बस में आएगी, और आज रात भी हम उस लड़की के साथ रहेंगे, हम दोनों ही। जैसे मैं पूरी बात बताता हूं, लड़का थोड़ा बेचैन हो जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर खोलता है, फिर बंद करता है, जैसे उसका दिमाग उस टाइम काम ना कर रहा हो, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मैं उसे पूछता हूं कि बात क्या है भाई, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, जो मैंने बात बताई तो समस्या क्या है, कुछ तो बोलो भाई। तब वह कहने लगा कि देखो भाई, आप पढ़े लिखे हो, आप बस ड्राइवर हो, मुझे अच्छे समझदार व्यक्ति लगते हो। अगर मैं जो बात आपको बताऊंगा शायद आपको अच्छा ना लगे, आप मेरे को बुरा भला कहने में लगोगे, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूं कि मैं उसकी सच्चाई बताऊं कि नहीं बताऊं। मेरे दिल की धड़कन तेज तेज चलने लगी कि न जाने वह लड़का क्या बताने वाला है। तब मैं कहता हूं, अरे भाई, आपके जो दिल में है वह मुझे बता दो, मैं आप पर कभी भी नाराज नहीं होऊंगा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। तब वह थोड़ा सोचता है और कहता है, बाबू, जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, दिल थाम के सुनना। अभी भी चंद्रमा की जो रात है, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, और अभी भी वह पावर है चंद्रमा में, जिसको भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी चंद्रमा की रात में अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपनी यौवन को बढ़ाने में काम में लेती है। चंद्रमा की आधी रात को वह लड़की जो आपके साथ बस में रात बिताई थी, आज रात आपके साथ कुछ ना कुछ तो करने वाली है। मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है, क्योंकि कल पूर्णमासी की रात थी, उन शैतानी आत्माओं ने अपना पावर बढ़ा लिया है, और आज आपके साथ में कोई नया खेल खेलने वाली है। मुझे तो संदेह है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप पढ़े लिखे लगते हो, जरा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो कि वह खूबसूरत लड़की आधी रात को इस जंगल में कौन सा पूजा करने आई है, उस पूजा का फायदा क्या होता है। चलो मान लिया कि पूजा करने आई थी, तो आपके साथ वह बस में क्यों रही, और चलो मान भी लिया कि चलो एक रात हो गया, आज भी रात आपके पास भला वह क्यों आएगी, जब आप उसका परिवार को नहीं जानते हो, उसका घर के नहीं जानते हो। आप समझदार हो, जरा अपने मन में विचार करके देखो। वाकई वह बकरी चराने वाला लड़का जो बात कह रहा था, उसमें सच्चाई तो थी। वह तो लड़की रात में ही मुझे मिली थी, जब मैं रास्ता भटक गया था। मैं उसको तो जानता तक नहीं था, अचानक आंखों में मिलती है और प्यार हो जाता है। ना तो मैं उसका घर देखा हूं, ना तो उसका परिवार को देखा हूं, तो बात में तो इसका कुछ दम तो जरूर है। ये जो लड़का बता रहा है ना, बात तो सही कह रहा है। मैं सोचने विचारने लगता हूं, उसकी बात को तौलने लगता हूं, तब मुझे लगता है कि लड़का तो अपने हिसाब से सही बात कह रहा है। लेकिन मेरा पागल दिल जो उस लड़की पर मर मिट चुका था, वह यह बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। मेरा दिल कह रहा था, क्या रे भाई, इस लड़के की बात को बिल्कुल मत सुनना, ये तो पागल सा लगता है। जरा इसकी हुलिया देखो, ये बकरी चराने वाला कब से तांत्रिक बनने लगे हैं। तांत्रिक बनने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मेरा दिल मुझे ऐसे ही समझा रहा था कि इस लड़के की बात मत मानो। जिस तरह की तुम लड़की ढूंढ रहे थे, वह तो वही लड़की है। तुम उसको प्रेत आत्मा मत समझना, वह तुम्हारी जीवन साथी बनने वाली है। सच कहूं तो मैं सही निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा था। वह लड़का भी अपनी जगह पर सही था, मैं भी अपनी जगह पर सही था, लेकिन मेरा दिल मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरा दिल हरगिज मानने को तैयार नहीं था कि वह कोई प्रेत आत्मा हो सकती है, कोई पिशाचिनी हो सकती है। हरगिज नहीं। शायद वह लड़का मेरे मन का बात को पढ़ रहा था।
उसको भी लग रहा था कि मेरा मन क्या क्या मुझे समझा रहा है, और वह कहने लगा कि बाबू, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी है, मैं कौन हूं तुम्हें यह सब बताने वाला, लेकिन मैं तांत्रिक परिवार का हूं ना, तो थोड़ा तंत्र मंत्र की जानकारी मुझे भी है। अब मेरी जानकारी जो बता रही है कि आज की रात आप पर भारी पड़ने वाली है। मैं उसकी तरफ देखता हूं, उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता हूं कि क्या यह लड़का वास्तव में एक तांत्रिक है या फिर ऐसे ही तुक्का मार रहा है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे सच्चाई की चमक नजर आती है। और फिर मैं उसे कहता हूं कि चलो मैं मान लेता हूं, क्यों मेरी प्रेमिका कोई ऐसी बुरी शक्ति है तो मुझे क्या करना चाहिए। तब वह बकरी चराने वाला लड़का कहता है, बाबू मेरी कहना मानोगी। मैंने बोला, हाँ बिल्कुल मानूंगा, अगर तुम्हारी बात में दम होगा तब वह कहने लगा, बाबू जहां पर आपकी बस खड़ी है ना, उस बस को इस जगह से हटा दो, कहीं और खड़ा कर दो, लेकिन इस जगह पर नहीं, रात वाली जगह पर नहीं। मैं उसकी तरफ देखता हूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर वह भूतनी है वो तो कहीं भी आ सकती है ना। तब वह कहने लगा कि बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो, वह कहीं पर भी आ सकती है, लेकिन यह जो जगह है ना, वह जगह सही नहीं है। यह जगह भूतिया जगह है जहां पर आपकी बस खड़ी है। मैं जो भी आपको चीज दूंगा वह फायदा तो करेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं चाहता हूं कि अपना बस उस जगह से हटा करके कहीं और जगह पर लगा दो। अगर उसको आना होगा तो आपको वह जरूर ढूंढ लेगी और आपके साथ वही करेगी जो उसकी मंशा है। तब मैं कहने लगा कि तुम्हारी नजर में मैं बस को कहां लगाऊं। तब वह लड़का कहने लगा कि रोड के किनारे एक खुला हुआ जगह है जहां पर एक नीम का पेड़ है, आप उस नीम के पेड़ के पास में अपना बस खड़ा कर सकते हैं। वहां पर हैंडपंप भी लगा है, कोई आपको बोलेगा भी नहीं, लेकिन वह जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका मालिक यहां पर नहीं रहता है। कौन सा आपके यहां पर रोज बस लगाना है, रात भर की तो बात है, और फिर तो आप कहीं और रवाना हो जाओगे। और मैं अपने ही बस में आराम से बैठ जाता हूं, इंतजार करने लगता हूं कि कब आधी रात होगी, कब वह लड़की आएगी। क्या वह वास्तव में कोई पिशाचिनी है या कोई बुरी शक्ति है? अभी भी मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा है कि हमने अपना जगह बदल दिया ना, वह लड़की मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगी। मैं उस लड़के के बहकावे में आ चुका हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस जगह पर रहना चाहिए था। वह लड़की आएगी, अब बस जब नहीं दिखाई देगी तब वह समझ जाएगी कि मैं दूसरे शहर चला गया हूं। लेकिन फिर उसकी कही हुई बातें मुझे याद आने लगती हैं, शरीर में एक सनसनाहट होने लगती है। अगर उसकी बात सही हुई तब क्या होगा, मैं सोच करके घबरा जाता हूं। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है, आखिरकार आधी रात हो जाती है। मैं एक सीट पर बैठा हुआ और कभी अंदर और कभी बाहर देख रहा था। मैं बाहर इसलिए देख रहा था कि कहीं वह लड़की मुझे ढूंढ तो नहीं रही है, क्योंकि वहां से वह जगह थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन हल्का फुल्का मुझे नजर आ रहा था जहां पिछली रात मेरी बस खड़ी थी। तो मैं इस साइड में ज्यादातर अपनी आंखें गड़ाए हुए था। आधी रात स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वह लड़की मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं बार बार उस जगह को देखता हूं जहां पर पिछली रात को मेरा बस खड़ा था, लेकिन निराशा हाथ लगती है। वह लड़की मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा करते करते रात का 1 बज जाता है। तब मुझे लगता है कि नहीं, अगर वह लड़की आती तो मुझे नजर जरूर आती। वह कोई शैतानी आत्मा नहीं है, वह कोई प्रेत आत्मा नहीं है, वह एक साधारण सी लड़की है। शायद उसका परिवार जाग गया होगा, इसीलिए वह नहीं आ पाई। मैं थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। मुझे लगा कि अब या तो देर से आएगी या फिर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि अब रात ज्यादा हो चुकी थी। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, सोने का कोशिश करता हूँ। उस लड़की का मन में ध्यान करता हूँ कि कितनी खूबसूरत है। अगर वास्तव में वह इंसान है तो उसकी जोड़ी मेरी जोड़ी खूब बनेगी। इसी तरह से मन में कल्पना करने लगता हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सामने ही खड़ी हो। अचानक बस हिलने लगती है, जैसे भूकंप आ गया हो, और मेरा ध्यान टूट जाता है। मुझे एहसास होता है, क्या रे, ये तो भूकंप आ गया है। मैं जल्दी से बस से नीचे भागूं, क्योंकि मैं 1-2 भूकंप को झेल चुका था। मैं जानता हूं कि भूकंप कितना खतरनाक होता है, और जब आंखें खोल करके सामने देखता हूं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि जो मैं देख रहा हूं क्या वह सत्य है। वही लड़की, वही रंग रूप, वही कपड़े लत्ते, लेकिन आंखें डरावनी लाल रंग की, जैसे उसमें से रोशनी निकल रही हो। मेरे बस के सामने खड़ी थी, उसके दोनों हाथ हवा में फैले हुए थे, और शायद वह मेरे बस पर कोई शक्ति का प्रयोग कर रही थी, जिससे मेरा बस हिलडुल रहा था, झटका ले रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ चुका है। मैं एक नजर में देख करके समझ चुका था कि मैं गलत था और लड़का बकरी चराने वाला सही था। ये तो वास्तव में कोई बहुत बुरी शक्ति है। ये तो मुझे मारना चाहती है, मेरे बस को हिला डुला रही है। मतलब इसके पास में कितना शक्ति है, कितना पावर है। ये तो बहुत कुछ कर सकती है। मैं पसीने से नहा जाता हूँ, इतना डर जाता हूँ कि हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं भगवान को ध्यान करने लगता हूँ कि ईश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब वह लड़की जो वास्तव में एक प्रेत आत्मा थी, वह भी खूंखार, वह चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा मेरे से। चल, मान लेती हूँ कि आज तू बच जाएगा, लेकिन कल परसों नरसों तुझे कौन बचाएगा। तू जहां भी रहेगा मैं वहां पर आऊंगी। जो मैं शिकार को एक बार चुन लेती हूँ उसको मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, चाहे मुझे दुनिया में कहीं पर भी जाना पड़े। उसकी बात सुनकर के मैं और डर गया था। मैं तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ में होगा, लेकिन ऐसा हो रहा था। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ मैंने प्रेम किया, एक रात मैंने उसके साथ इसी बस में बिताया, और आज वह कैसे बदल गई। लेकिन कोई शक्ति तो थी जो मुझे बचा रही थी। वह बस में नहीं आ रही थी और ना मुझे कुछ बुरा कर रही थी। वह बस को जरूर हिला डुला रही थी, लेकिन मुझे छू भी नहीं पा रही थी। अब मुझे लगा कि हाँ, उस चरवाहे ने मुझे वह काला कपड़ा दिया था जो मेरी दाहिने पैंट की जेब में पड़ा हुआ था।
शायद उसी का असर हो। वह काला कपड़ा मैं अपनी जेब से निकाल करके अपने दोनों हाथों में संभाल लेता हूं और उसको लहराने लगता हूं। जैसे ही वह काला कपड़ा को देखती है, वह पीछे की तरफ भागने लगती है। फिर मुड़ती है, कहती है, कभी ना कभी मेरा टाइम तो आएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं उस चरवाहे को भी नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने उसका बकरा का हजम किया था, वैसे तुझे भी हजम कर जाऊंगी और चरवाहे को भी हजम कर जाऊंगी। इसके बाद ऐसे ही चिल्लाते हुए वह दूर भागती चली गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। वह डरती हुई, दौड़ती हुई और आखिरकार अंधेरे में गायब हो चुकी थी। मैं पसीने से नहाया हुआ, दिल धक धक कर रहा था। इतना डर मुझे कभी भी नहीं लगा था। आखिरकार मैं एक सीट पर बैठ जाता हूँ, भगवान को याद करने लगता हूँ और इस तरह पूरी रात मेरी निकल जाती है। लेकिन जो एक बार वह चली जाती है ना, वह दोबारा नहीं आती है। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी सुन लिया है। भगवान का जब मैं नाम लिया था, सब उसी का असर है। अगले पल मुझे लगता है कि हाँ, जरूर भगवान का भी असर है और इस काले कपड़े में भगवान का मंत्र है। सब भगवान का ही तो महिमा है, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा बच चुका हूँ। नहीं तो वह जैसे कह रही थी कि जैसे मैंने चरवाहे का बकरा को हजम किया, वैसा मैं तुझे भी हजम कर लेती। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी इसमें बहुत कुछ बचा, क्योंकि इसके बाद भी राजेश भाई के साथ बहुत ही डरावना हादसा हुआ था। अगर आप लोगों को इसका अंतिम भाग भी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को इसका अगला भाग चाहिए।